फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ लॉज के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक पर्सन की वजह से। उसने मुझसे पूछा था और ये बंदा मुझे इंटरनेट पर मिला था, ठीक है। और नाम तो मुझे नहीं पता है इसका, पर बोल रहा था कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ठीक है। और डिप्लोमा कर रहा है। तो इस पर्सन को ये जब मुझे मिला तो हमारी बात हुई नॉर्मली। फिर मैंने पूछा उससे कि भाई क्या करते हो तुम। तो उसने कहा कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। और आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं टीचर हूँ। तो फिर वो कहने लगा किसके? मैंने कहा फ़िज़िक्स। तो उसने पूछा अच्छा बताना KVL क्या होता है। तो मैंने उसे बताया। तो उसे लगा पहले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उसे बताया तो फिर वो बहुत ही ऐसे सरप्राइज़ हो गया थोड़ा। फिर कहने लगा ठीक है। तो मैंने उसे बताया कि मेरा YouTube चैनल भी है और मैं इस तरह की क्वेरीज़ भी सॉल्व करता हूँ बच्चों की। तो उसने मुझसे कहा कि सर आप ऐसा कर सकते हैं क्या KCL और KVL पर और RLC सर्किट्स पर आप वीडियो बना सकते हैं क्या। तो उसी पर्सन के कहने पे ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, जो कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट। और RLC सर्किट्स भी आप लोगों के लिए आते हैं, लेकिन वो AC में आएंगे, अल्टरनेटिंग करंट में। तो पहले मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ किरचॉफ लॉ की, और इसके बाद मैं सेकंड वीडियो डालूँगा RLC सर्किट पर, ठीक है। एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें कवर करेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना बच्चों को पसंद भी नहीं आता है। ऑलराइट। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसको हम शुरू करते हैं किरचॉफ के लॉज को, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ लॉ। अब ये देखिए किरचॉफ लॉ है क्या, ये करता क्या है। तो हमको पता है कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, और ओम्स लॉ हमको क्या बताता है? V = IR। यानी कि किसी भी एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट में, नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई ऐसे सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जिसमें आप डायोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं या और बहुत सारे जो उसमें एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ना। नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें आपका नॉर्मल कंडक्टर है, कुछ रेजिस्टेंस हैं और आपने एक बैटरी यूज़ की हुई है, तो वो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जिसमें V और I का ग्राफ भी हमने देखा, एक लीनियर लाइन जो है होती है। तो नॉर्मल सर्किट को सॉल्व करना बहुत इजी है। हमने शायद जिन बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, ओम्स लॉ पढ़ लिया है, तो उसमें उन बच्चों ने कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व भी किए होंगे जिसमें रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। तो हमें ये देखना रहता है पैरेलल है या सीरीज़ है, R नेट निकालते हैं, दैन V = IR रखते हैं, और हमारे चुटकियों में जो है सॉल्व हो जाता है सर्किट। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आ जाते हैं जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ R नेट कैसे निकालें, या एक से ज़्यादा बैटरीज दे रखी हैं, हमें नहीं पता चल रहा करंट कैसे चल रहा है या करंट कितना चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में किरचॉफ लॉ एकदम लाइफ चेंजिंग है। किरचॉफ लॉ बहुत ही अच्छे से काम करता है वहाँ पे, ठीक है। और भी मेथड है, पर आपके जो सिलेबस का हिस्सा है वो किरचॉफ लॉ है सिर्फ, ठीक है। तो हम किरचॉफ लॉ की ही बात करते हैं। तो किरचॉफ लॉ करता क्या है? बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं उनको बहुत ही इजी मेथड में सॉल्व कर देता है। इसके दो रूल्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट रूल है फर्स्ट रूल का नाम है करंट रूल या जंक्शन रूल, ठीक है, करंट या जंक्शन। तो इसे KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ या KCL भी बोलते हैं। और इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, वरना कोई ओम्स लॉ को बच्चे किरचॉफ लॉ ना समझ ले, सिर्फ बताने के लिए था। ऑलराइट, किरचॉफ करंट लॉ, या इसे जंक्शन
जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। ऑलराइट, तो ये क्या कहता है? ये कहता है, सपोज करो एक जंक्शन है। जंक्शन किसे बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं जहाँ बहुत सारी लाइनें आके मिलती हैं, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लाइनें आके मिलती हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम जंक्शन बोल सकते हैं। तो सपोज करो ये पॉइंट, ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट इज अ जंक्शन, इज अ जंक्शन। और यहाँ पर करंट, ये जो वायर आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ करंट आ रहा है इस जंक्शन पर और कुछ करंट यहाँ से जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है और I3 I4 एंड I5 ये जंक्शन से दूर जा रहा है। ऑलराइट, तो किरचॉफ के फर्स्ट रूल यानी KCL के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है? तो इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ KCL, सही है, ये इसका नाम क्या है? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ये कहता है algebraic sum, the algebraic sum of various current meeting at a junction in a closed electric circuit is always zero, always ज़ीरो। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आसान शब्दों में कहूँ तो ये कहता है कि इनकमिंग करंट जो है, सही है क्या, एट अ जंक्शन जो इनकमिंग करंट होगा, इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के है। इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो यहाँ हम दो तरह से चीज़ें लिख सकते हैं। अगर हम सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो करें, वो ये कह रहा है नेट करंट एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन आता है। साइन कन्वेंशन की बात मैं अभी बताऊँगा आपको। तो इसको लिखेंगे माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कह लो, इनकमिंग करंट यानी कि I1 प्लस I2 बराबर आउटगोइंग करंट यानी कि I3 प्लस I4 प्लस I5। तो बात हमारी दोनों जगह पर सेम है, ये और ये चीज़ें सेम है। अगर इसको उठा के मैं इधर ले जाऊंगा तो बराबर ज़ीरो आ जाएगा। ऑलराइट, तो साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन ये है कि हमें करंट का साइन कैसे लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन इन KCL, सही है। तो साइन कन्वेंशन कैसे, किस तरह से हम लेंगे? तो फर्स्ट हमें लेना है जो इनकमिंग करंट होगा, इनकमिंग करंट जो होगा इसको हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। और सेकंड जो आउटगोइंग करंट होगा, आउटगोइंग करंट कहाँ? फ्रॉम द जंक्शन, फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो टोटल नेट करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको ये याद रखना है कि जो इनकमिंग करंट है, जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे और इज इक्वल टू कर देंगे ज़ीरो। ऑलराइट, इसीलिए यहाँ एल्जेब्रिक सम का यूज़ हुआ है। एल्जेब्रिक सम मतलब जहाँ साइन के साथ चीज़ों को लिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। देन
या फिर आप ऐसा लिख रहे हो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। इनकमिंग करंट को जोड़ो इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट को जोड़ो, ज़ीरो होंगे, बराबर होंगे दोनों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों से जैसे मर्जी आए लिखो, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट जो लॉ है किरचॉफ का, वो यही है, किरचॉफ करंट लॉ। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। दूसरा कि ये जो लॉ है किरचॉफ का करंट लॉ, ये इंस्पायर किससे है, ठीक है। तो ये इंस्पायर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं इसकी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, दिस लॉ इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑलराइट, किससे इंस्पायर्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो ये क्या क्या कहता है, देखिए हमें पता है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 एंड माइनस I5 इज इक्वल टू कितना था? 0, ठीक। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, कोई इशू नहीं, दोनों सेम ही चीज़ें। तो ऐसा करिए, दोनों साइड हम t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टाइम t, तो ये हो जाएगा I1t प्लस I2t इज इक्वल टू I3t प्लस I4t प्लस I5t। ऑलराइट, और हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? IT। तो IT किसके बराबर होता है? चार्ज के। तो हम इसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो ये क्या कहता है कि चार्ज ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ है इसका। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लॉ KCL समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लॉ है, ज़्यादा इतना हार्ड ये लॉ है नहीं। अब बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ें अप्लाई होती हैं क्लोज्ड सर्किट के अंदर। ऑलराइट, जिसमें जहाँ सर्किट क्लोज है, मान के चलते हैं सर्किट कैसा है? क्लोज है। ऐसा नहीं कि मतलब फिगर में आपको इस तरह से जैसे दे रखा है, ये आपको दिया गया है और आप कह रहे हो कि क्या नाम है सर, ये तो क्लोज नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा क्लोज। तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं ना कि सर्किट क्लोज होगा, कहीं से तो करंट आ रहा होगा, या फिर आप ऐसा भी मान लेते हो कि हाँ ये जंक्शन है, यहाँ से करंट आ रहा है तो इतना ही करंट जाएगा भी, ठीक। चलिए सेकंड लॉ की तरफ हम चलते हैं आगे। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको KVL भी बोला जाता है, ठीक है। इसे किरचॉफ का सेकंड लॉ KVL भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको लूप और मैश लॉ भी कहते हैं। जैसे उसे जंक्शन लॉ बोलते हैं, इसको लूप या मैश लॉ भी बोला जाता है। ऑलराइट, तो देखिए क्या है, क्या कहता है। तो इसको समझने के लिए ये मान लो कि सपोज करो आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये सही है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस हैं ये, ठीक। अब आप यहाँ पर एक लूप मान लेते हो, ये क्लोज्ड लूप ही है, ABCDA, ये क्लोज्ड लूप हमने मान लिया इस तरह से, ठीक है। ये V वोल्ट है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है।
अब हम सबको पता है कि अगर आई करंट यहाँ चल रहा है इस सर्किट में, ये मैंने बहुत सिंपल सा सर्किट बनाया है समझाने के लिए, ऑलराइट। तो देखिए हमें पता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ से सपोज करिए यहाँ पे V पोटेंशियल है और यहाँ इधर साइड 0 है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी कितना प्रोड्यूस कर सकती है, V। भाई अगर हम कहें कि 12 वोल्ट की बैटरी है, B जो है वो 12 वोल्ट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी क्रिएट कर सकती है वो 12 वोल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे 15 वोल्ट हो जाएगा या कहीं 10 वोल्ट रहेगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट जो है रहेगा। क्लियर। तो ये कह रहा है यहाँ पर बेसिकली कि अगर आप क्लोज लूप में ऐसे घूम जाएं, क्लोज लूप में आप ऐसे घूम जाएं, तो नेट पोटेंशियल जो डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो 12 वोल्ट के बराबर ही रहेगा एक्रॉस द सर्किट। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ ये जो बैटरी है ये तो 12 वोल्ट क्रिएट कर रही है और आप यहाँ घूमें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कम आ रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे, देखिए यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, कितना हो जाएगा, IR1, IR2, IR3, इतना आएगा ना। ये है V1, ये है V2 और ये है V3, ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा यहाँ पे। तो अगर आप V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दें तो ये V के बराबर ही होगा। ये कह रहा है कि 12 वोल्ट ही होगा। अगर ये हमारा V जो है ये 12 वोल्ट है तो ये जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आप कैलकुलेट कर रहे हो ये भी 12 वोल्ट ही आएगा, ना तो इससे ज़्यादा आ सकता है ना इससे कम आएगा। और किस में, अक्रॉस द क्लोज्ड लूप क्लोज होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें आगे भी रेजिस्टेंस है और आप यहीं तक मान रहे हो, ठीक है, क्लोज लूप की बात करना, ठीक। तो ये है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत इजी है। आप पता है V इज़ इक्वल टू आई आर, और अभी ये मैं V इज़ इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिख रहा हूँ, ये भी इसी की एक फॉर्मेशन है। और या फिर अभी मैंने लिखा V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये भी इसी की फॉर्मेशन है। V1 की वैल्यू ही IR1 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अक्रॉस एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। यानी कि पोटेंशियल में, क्लोज लूप के अक्रॉस पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा, नेट पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम, क्या लिख देंगे, अराउंड एनी क्लोज लूप, any closed loop of a circuit, the algebraic sum of change in potential must be zero, मस्ट बी ज़ीरो। यानी कि क्लोज लूप के अक्रॉस पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, जितना ये V है इतना ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा dV इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि यहाँ सिग्मा dV का क्या मतलब है कि जितना ये V है इतना ही ये है, तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 बराबर ज़ीरो। तो इसका मतलब है सिग्मा dV बराबर ज़ीरो। समझ गए। इसको दूसरी तरह से कैसे लिखें, इस वाले फॉर्मेशन में ये कहते हैं इन अ क्लोज लूप, इन ए क्लोज्ड लूप और मैश, the algebraic sum of EMF जो है या पोटेंशियल इज इक्वल टू the algebraic sum of the product of
various resistance and the respective current. Flowing through them. ऑलराइट, ये है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। सही है। ये जो सिग्मा है आप सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है नेट सम को। सही है, समेशन। इस रूल को हम वोल्टेज रूल या लूप थ्योरम भी बोलते हैं। अब साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा इसमें? साइन कन्वेंशन बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन के इसमें भी दो रूल हैं। फर्स्ट रूल बैटरी के लिए, अब ये चीज़ याद रखिए, हमें इसको किस टर्म में लिखना? V इज़ इक्वल टू आई आर वाले टर्म में हमें डिनोट करना है। किस टर्म में डिनोट करना है? V इज़ इक्वल टू आई आर। ऑलराइट, चलिए तो देखिए, सपोज़ करिए हमने ये सर्किट मान लिया। सही है, बहुत छोटा सा सर्किट मान लेता हूँ, A B C और D। तो अगर हम ये लूप ले रहे हैं A B C D A, तो हमारा करंट बैटरी में कैसे एंटर कर रहा है? नेगेटिव से। तो अगर नेगेटिव से एंट्री करता है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, V को कैसा लेंगे? पॉजिटिव। और अगर हम लूप थोड़ा इस तरह से मान लें, लूप को हम ये मान लें D C B A D, तो ये करंट कैसे करंट कह रहा हूँ सॉरी, हमारा लूप कैसे एंटर कर रहा है बैटरी के अंदर? पॉजिटिव से, तो हम नेगेटिव भी लेंगे। सही है, तो चलिए इसे हम लिख देता हूँ। देखो, इफ नेगेटिव टर्मिनल comes first in the way of our loop। नेगेटिव टर्मिनल किसका? बैटरी का। पहले हमारे लूप के रास्ते में आता है, then we take it we take EMF as पॉजिटिव। सही है। और अगर इसका उल्टा होता है, सही है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट आता है तो ये जो है हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो हम लिख देते हैं इसको, इस टर्म को लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, अगर पॉजिटिव आएगा तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे ये। ठीक, चलो मैं यहाँ पर इस चीज़ को भी समझा देता हूँ जो मैंने लिखा। इफ़ इन गिवन फिगर लूप A B C D A is considered। ठीक है, कौन सा? A B C D A, इस तरह से। अब देखिए करंट मैं मान रहा हूँ ऐसे, करंट तो ऐसे ही चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। करंट कैसे चलेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, तो हमने A B C D A लूप माना, तो हमारा यहाँ से देखिए A से B तक गए, B से C तक गए, C से D तक गए, D से जब A तक जा रहे थे तो पहले हमें नेगेटिव टर्मिनल मिला। तो नेगेटिव टर्मिनल मिला तो हम इसको इसको पॉजिटिव V लिखेंगे। तो लिखेंगे V इज़ इक्वल टू आई आर। ऑलराइट, दूसरा, इफ़ इन गिवन फिगर लूप D C B A D इज़ कंसिडर्ड। तो देखिए D से C तक चलें,
सी से बी तक चलें, बी से ए तक चलें, ए से डी तक जा रहे हैं, तो सबसे पहले टर्मिनल कौन सा पड़ा, पॉजिटिव, तो हम इसे लिखेंगे माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला साइन कन्वेंशन। अब बात करते हैं दूसरे साइन कन्वेंशन की। सही है, दूसरा साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है कि अगर करंट रजिस्टर के रास्ते में ऐसे ही आया जैसे कि हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर करंट हमें सामने से आता हुआ मिला तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। सही है, तो कैसे लिखेंगे, इफ द डायरेक्शन of current through a resistance is same along which the loop is same as the direction of loop along which the loop is going. All right, it travel, then the product of resistance, या हम लिख सकते हैं then the product of current and resistance is positive. All right, और इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको समझाता हूँ कैसे। सही है, तो इसी वाले हम सर्किट को ले लेते हैं, ये देखिए यही सर्किट हम ले लेते हैं छोटा सा, ये हमारा V है, ये करंट आई गया, ये हमारा R है, A B C D। तो देखिए हम पहले लूप ले रहे हैं A B C D A, तो हमने लूप लिया A B C D N A, तो हम A से B तक गए। तो सबसे पहले इसका पूरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले बैटरी में V इज इक्वल टू आई आर के टर्म में लिखना। तो बैटरी में देखें नेगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है करंट, तो जब नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट एनकाउंटर्ड हुआ तो हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे V इज इक्वल टू, अब देखेंगे R, तो A से B तक गए लूप के अकॉर्डिंग, A B, B से C तक गए, तो हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिला, B और C के बीच में रेजिस्टेंस मिला, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो करंट भी हमारे साथ साथ जा रहा है, तो हम इसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव। ऑल राइट, हम इसको कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि करंट हमारी ही डायरेक्शन में लूप के साथ साथ चल रहा है, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। और अगर ऐसा होता है कि हम लूप ले रहे हैं D C B A D, लूप हमने बदल दिया, लूप की डायरेक्शन हमने कर दी इस तरह से, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले V लिखते हैं, तो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस V इज इक्वल टू, अब देखिए लूप के अकॉर्डिंग चलिए, D से C तक गए कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, C से B तक जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लूप हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन करंट हमें सामने से आता हुआ मिला, तो हम इसे माइनस आई आर लिखेंगे। ठीक है, हम इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस आई आर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों कंडीशन सेम है, कोई फ़र्क पड़ा, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था, और ये सेकंड लॉ था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो ये जो रूल है सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ इज़ इंस्पायर्ड जो है ये बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? देखिए हमें पता है कि एनर्जी कब पैदा होती है, जब हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ सर्किट में जो वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? भाई करंट को ले जा जो रहा है इधर से उधर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चल रहा है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके जा। तो हमें पता है क्लोज लूप के अक्रॉस नेट वर्क डन कितना होता है? 0। जब कोई वर्क डन ही नहीं है तो एनर्जी में लॉस या गेन भी कैसा होगा? 0 होगा। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ठीक, तो ये आपके जो है दोनों रूल्स थे, दोनों लॉज थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस पर मैं आपको एक छोटा सा इक्वेशन बना के मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा सर्किट हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। और ये सर्किट कैसा है? चलिए इस तरह का सर्किट बना लेते हैं। ठीक, इस तरह का एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर यह है V1, या इसको EMF के टर्म में लिखें E1, इसका EMF E2, इसका EMF E3। ऑलराइट, और दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3, दिस इज़ R4। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? करंट की बात KCL अप्लाई करेंगे। हमें इक्वेशंस लिखनी है। ठीक, तो जब हम इक्वेशंस यहाँ लिख रहे हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले जंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं यहाँ से I1 आया, यहाँ से I1 आया, और I2 एंड I3 यहाँ से चले गए इस तरह से। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, और देन इसमें I3 चला गया। ठीक है, तो जैसे आपको मानना है मान लो, कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला है नहीं। बस आपके करंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में करंट मान लिया है तो। सही है? जैसे सपोज़ करो अगर करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो मेरा पॉजिटिव आएगा, अगर मेरा नेगेटिव आया इसका मतलब ये जो डायरेक्शन मैंने करंट की ली है इसको अपसाइड होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, हमने ऐसे मान लिया। तो इससे कोई फ़र्क जो है पड़ने वाला है नहीं, आप कैसे मान रहे हो। तो ये मैंने I3 मान लिया। ऑलराइट, उसके बाद I2 पूरा यहाँ से ऐसे घूमेगा। ठीक, और यहाँ पर I1 वापस चला जाएगा। ठीक है, I3 इस तरह से। ऑलराइट, ठीक। पहला तो हमने यहाँ पर जंक्शन रूल अप्लाई कर दिया। ठीक, दूसरा हम यहाँ पर पहले हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट को। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू KCL। क्या लिख सकते हैं? दैट I1 इज़ इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी कि इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। पहले टर्म तो हमने ये लिख दी। सही है? अब हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है? किरचॉफ का वोल्टेज रूल। अकॉर्डिंग टू KVL, वोल्टेज रूल क्या कहता है? इसमें यहाँ पर हम लिखें A, दिस इज़ B, C, D, E, N, F। ठीक है, तो देखिए पहले हम लूप मान लेते हैं कौन सा? A, B, E, F, A, इस तरह से। तो क्या मान लेंगे? लूप A, B, E, F एंड A, ये लूप हमने मान लिया यहाँ पे। तो चलिए लूप में चलते हैं। ठीक है,
तो सब इसे हम V इज इक्वल टू आई आर के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी में कैसे कैसे करंट गया। तो देखिए A से B तक कोई बैटरी है नहीं है, B से E तक एक बैटरी मिली और इसका EMF है E2, और जो इसमें करंट एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे पहले कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे बेटा माइनस E2। क्या लिखेंगे? माइनस E2, क्योंकि पॉजिटिव से एंटर कर रहा है। देन EF के बीच में कोई बैटरी नहीं है, F और A के बीच में बैटरी है जिसमें करंट एंटर कर रहा है, सॉरी करंट एंटर करने की बात नहीं, लूप की बात कर रहे हैं हम, करंट को नहीं देख रहे, लूप को देख रहे हैं। तो हमारा लूप में पहले कौन पड़ा? नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से। तो पहले हमारे लूप में जैसे हम चल रहे हैं तो पहले हमें कौन आया? नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव E1 इज़ इक्वल टू, तो हमारा V हो गया। अब R की IR2 इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर के टर्म में हमने V अपना लिख लिया। अब हम IR की बात करें तो फिर से हम चलेंगे, लूप कैसे माना? A B E F A, ऑलराइट। तो चलते हैं A से B तक चलते हैं। तो करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है I1, कैसे जा रहा है? R1 में। देखो A से B तक हम जा रहे हैं, करंट भी हमारे साथ साथ जा रहा है, तो हम लिखेंगे I1 R1। कैसा लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि करंट हमारे साथ साथ गया। क्लियर? ऑलराइट। B से E तक गए, कोई रेजिस्टेंस मिला? नहीं मिला, तो हम नहीं लिखेंगे, बैटरी को हम पहले ही लिख चुके हैं। ऑलराइट। E से F तक गए तो हमें रेजिस्टेंस मिला? बिल्कुल मिला। कितना मिला? R3। क्या करंट भी हमारे साथ लूप के साथ साथ उसी डायरेक्शन में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो हम इसको भी कैसे लेंगे? पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? I1 R3। ठीक, हमारी इक्वेशन पूरी हो गई। तो अगर इसे आप फर्स्ट मान रहे हो तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। अब लूप और एक लूप मान लेते हैं। अब हम इस लूप को मान लेते हैं। लूप कौन सा माना हमने? D E B C D, D E B C D, ऑलराइट। तो देखिए D E B C D में सबसे पहले हम EMFs देख लेते हैं, पोटेंशियल देख लेते हैं। तो हम D से E तक गए, कुछ नहीं मिला। E से B तक गए तो लूप में हमें पहले कौन मिला? नेगेटिव टर्मिनल, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? E2 पॉजिटिव। फिर B से C तक कुछ नहीं मिला, C से D तक जा रहे थे तो लूप में पहले कौन मिला हमें? नेगेटिव, तो इसको भी हम कैसा मान लेंगे? पॉजिटिव E3। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल के केस में हम उल्टा लेते हैं, नेगेटिव है पहले पढ़ा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले पढ़ा तो नेगेटिव, इज़ इक्वल टू। अब देखते हैं रेजिस्टेंस। तो देखिए D हमारा जो लूप है, D से E के बीच में कुछ मिला? हाँ मिला। तो हमने करंट की डायरेक्शन कैसी ले रखी है इसमें? इस तरह से जा रहा है करंट, तो क्या I2 हमारे साथ साथ चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था, तो हम इसे लिखेंगे I2 R4। फिर आगे आए E तक कुछ नहीं, E से B तक कुछ नहीं, B से C तक क्या I2 और R2 सेम डायरेक्शन? बिल्कुल सेम डायरेक्शन, तो प्लस क्या लिखेंगे? I2 R2, क्योंकि जैसे लूप चल रहा है ऐसे ही करंट भी चल रहा है। ठीक, तो हमारी ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ऑलराइट। अब आप एक और जो है ले सकते हो लूप, मैं बता देता हूँ, कभी आपको ना पता हो इसको मिटा देता हूँ। आप पूरा बड़ा लूप भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ये छोटे छोटे लूप मानोगे, इसको बड़े लूप को ही मैश जो है बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे लूप्स हों। देखो हम मान सकते हैं A C D F A, क्या मान सकते हैं? लूप A C D F A। तो देखिए A C D F A, तो चलिए A से C तक गए, कोई बैटरी मिली? नहीं मिली। C से D तक बिल्कुल मिली, कैसे एंटर हुए? नेगेटिव से, तो हम इसे लिखेंगे E3 पॉजिटिव। देन D से F में कोई बैटरी नहीं मिली, F से A में बैटरी मिली, नेगेटिव से एंटर हुए, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव E1 इज़ इक्वल टू। अब देखिए I1 R1, करंट भी साथ में जा रहा है, I2 R2, करंट भी लूप के साथ में जा रहा है, प्लस में I2 R2। ऑलराइट, नीचे आए, लूप के साथ ही करंट चल रहा है, प्लस में I2 R4। फिर आगे नीचे यहाँ कितना जा रहा है? I1, ये I1 है, I3 नहीं है।
ठीक है। तो ये गया, तो लूप के साथ साथ चल रहा है करंट, ये I1 R3, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन के बाद फोर्थ इक्वेशन भी बनी। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो, बाद में इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।